विचारवादी विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है, तो वो सर्वोदय है। कौन सा है? सर्वोदय। यानी गांधी जी का सर्वोदय का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। सर्वोदय का प्रमुख लक्ष्य है राजनीति एवं आध्यात्मिकरण। यह गांधी जी के कर्मयुग को अभिव्यक्त करता है, जिसका तात्पर्य है सबका उत्थान अर्थात सभी का कल्याण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर। सेकंड क्वेश्चन है कि जो विजेता होगा, कौटिल्य ने अपने राजमंडल विजिगीषु का राजा के रूप में उल्लेख किया है, तो वो है जो विजेता होगा। इसका करेक्ट आंसर है जो विजेता हो। अपने राज्य के विस्तार की सदैव आकांक्षा रखने वाला राजा विजिगीषु विजय को इच्छा रखने वाला राजा कहलाता था, जिसका स्थान मंडल के बीच में होता था। विजिगीषु राजा के चरित्र से निर्मल और सामर्थ्यवान और नीति निपुण होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है कि किसी हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है, फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है। यह बात किसमें कही गई है? तो यह राजा जो है वो मनुस्मृति में कहा गया कि राजा राजा की उत्पत्ति की दैवी सिद्धांत का समर्थन करते हुए मनुस्मृति में उल्लेख है। मनुष्य के रूप में राजा ईश्वर ही है, उससे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। फोर्थ नंबर देखते हैं कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है, यह कथन किसका है? यानी राजनीतिक चिंतन कहाँ से प्रारंभ होता है? आरंभ यूनानियों से। जैसे ये बात कही है बारकर ने, और बारकर प्रोफेसर के अनुसार अगर देखा जाए तो राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से होता है। उसका उद्गम यूनानी मस्तिष्क की शांत और स्पष्ट विवेकशीलता से संबंधित है। इस प्रकार की आधुनिक राजनीतिक विचारक प्राचीन यूनानी में राजनीतिक चिंतन को राजशास्त्र का उद्गम मानते हैं। निर्मन के शब्दों में, अगर हम निर्मन के शब्दों में देखें तो यूनानियों की सबसे बड़ी देन यह है कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन का आविष्कार किया है। इसी बात को प्रोफेसर मैकिलवेल ने इस प्रकार लिखा है कि राजनीतिक संबंधों पर विचार की जो धारा यूरोपियन जगत में तथा यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित देशों में यह बह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोने पड़े। किसका कथन? बहुत अच्छा है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। तो ये बात लॉस्की ने कहा है कि प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त रूप से आर्थिक समानता होनी चाहिए। आर्थिक समानता का अभाव व्यक्तित्व के विकास में बड़ी बाधा है। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के समान मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार है। मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो मनु ने मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांतों को दोनों को किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और बी, दोनों करेक्ट है। मनु स्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में कहा गया है कि मात्र स्वामी मंत्रीपुर राष्ट्रकूट कोष दंड और मित्र इस 7 राज्य की प्रकृतियां हैं। इनसे युक्ति साक्षोभ राज्य सप्तांग कहलाता है। इसी प्रकार मनु ने महाराष्ट्र विचारकों में सिद्धांत दिया, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो है राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? यह सही नहीं हो सकता, ये एम के गांधी ने कहा है कि एम के गांधी ने साधन और साध्य की पवित्रता पर विचार करते हुए साधनों की पवित्रता पर बल दिया है। उनकी मानता थी कि गलत साधनों से ही सही साध्य की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने माना है कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है कि मध्य संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा? गांव और शहर में जो संघर्ष है वो प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं।
क्रय और पूंजी में संघर्ष के समाधान के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत काश्तकार और भूस्वामी तथा ब्राह्मण और दलित संघर्ष के निराकरण के लिए क्रमशः कृषक संगठन से होता है। राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, यह बात किसने कही है? तो राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, यह बात रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कही गई है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि विश्व बंधुत्व का तत्व गहरे से समझा हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। चलिए आगे देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा में विश्व बंधुत्व के तत्व गहरे से समाया हुआ था। उनका मानवतावाद सीमाहीन था। उनके मानवतावाद में जाति, धर्म, भाषा, रंग और सीमा जैसे तत्वों का कोई स्थान नहीं था। वे विश्व बंधु के पोषक थे और विश्व की समस्त संस्कृतियों को सुंदर मानते थे। वो भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी होने के साथ वे अंतर्राष्ट्रीयतावाद के भी समर्थक थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी का वर्ष 1911-12 में दक्षिण अफ्रीका में जब सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, तो इसी बीच गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया और उनके कार्यों के लिए उनमें साहस बधाया। गांधी जी जब जनवरी 1915 में भारत लौटे तो इसके पहले ही गोखले ने भारत में घूम घूम कर कह दिया था कि गांधी जी में वे सारे गुण हैं जो वीरों और शहीदों में पाए जाते हैं। गोखले ने कहा था कि गांधी जी में लोगों को सम्मोहित करने की अनोखी प्रतिभा है। वो आम आदमी को बलिदानी और संघर्षशील बनाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। गांधी जी का विचार था कि किसी भी मुद्दे में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक समूची स्थिति का अध्ययन न कर लिया जाए। गोखले ने भी उन्हें यही सलाह दी थी। गोखले की तरह गांधी जी भी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। गोखले ने भी इस बात पर बल दिया कि राजनीति में नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए और गोखले के संपर्क के कारण उनके विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक या फिर सुधारात्मक? तो याद रखिएगा, वितरणात्मक जो है दंड का सिद्धांत नहीं है। आधुनिक विधिशास्त्री दंड के 4 सिद्धांतों को मान्यता देते हैं: प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, अवरोधात्मक और सुधारात्मक। तो वितरणात्मक जो है ये न्याय का सिद्धांत है, दंड का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, तिलक बिपिन चंद्रपाल, गोखले नौरोजी, नेहरू बोस और जयप्रकाश लोहिया। तो आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो बेमेल है वो हो जाएंगे। आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिलक और बिपिन चंद्रपाल उग्रवादी विचारधारा से थे। गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी ये उदारवादी विचारधारा से थे। और जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रमुख समाजवादी विचारक थे। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये लोकतांत्रिक समाजवादी थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी समाजवादी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका अनमेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और फिरोज शाह मेहता। तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उग्रवादी विचारों के कारण वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक माना है। वर्ष 1907 में कांग्रेस के विभाजन के समय लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल के साथ लेकर इन्होंने गरम दल का नेतृत्व किया। गीता रहस्य इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? आपको बताना है। ऑप्शन है कौटिल्य, मनु, नारद या शुक्र। तो सही उत्तर मनु। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म की चर्चा की गई है। मनु ने मानव जीवन को उन्नत, प्रगतिशील, राष्ट्र रक्षा, राजधर्म और मानव धर्म के मानदंडों द्वारा राज्य को सबल और सुव्यवस्थित बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो आप जान लीजिए, सप्तांग सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था से है और भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में राज्य का सप्तांग सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है।
इस सिद्धांत के आधार पर राज्य के प्रमुख 7 अंगों स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का वर्णन करते हुए संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है? ऑप्शन है माइनर वीनर, एडवर्ड सिल्स, रजनी कोठारी या मॉरिस जोन्स। तो सही उत्तर राजनीतिक शैलियों की बात मॉरिस जोन्स करते हैं। उनकी रचना है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने भारत के राजनीतिक जीवन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। साधारण शब्दों में इसे राजनीति की विभिन्न शैलियां कह सकते हैं। ये 3 शैलियां आधुनिक भाषा शैली, परंपरावादी भाषा शैली और सेंटली भाषा शैली है। और ये जो है मॉरिस जोन्स ने जो है भारतीय राजनीति में 3 राजनीतिक शैलियों की बात की है। अगला प्रश्न है, कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है? ऑप्शन है सामंत और गुरुकुल, स्वामी, राजा और कोष, मित्र और बल, मित्र और कोष। तो यहाँ पर देखिए सामंत और गुरुकुल ये सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं हैं। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतक कौटिल्य ने राज्य के अंगों की चर्चा करते हुए अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। राज्य के सप्तांग यानी 7 अंगों का उल्लेख पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग या किला, पांचवा राजकोष, छठा दंड या सेना, सातवां मित्र है। तो सामंत और गुरुकुल का उल्लेख इसमें नहीं है। याद रखिएगा भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सामंत और गुरुकुल नहीं है। 7 अंग स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र हैं। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो याद रखिएगा 12 अध्याय शामिल हैं मनुस्मृति में। अगला है, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर 2। ये 2 कौन कौन से हैं? तो आप जान लीजिए, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इन दोनों का उल्लेख जो है ये राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा चिंतक अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है? ऑप्शन है शुक्र, कामंदक, सोमदेव या वात व्याधि। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, वात व्याधि। दोस्तों, सालेटोर का मानना है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधारा में सबसे ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। कौटिल्य ने राजनीति को एक पूर्ण विज्ञान मानकर उसका पृथक वर्णन किया है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र सभी पुरोगामी अर्थशास्त्रों यानी राजनीतिक विचारों का सार है। यद्यपि कौटिल्य के पूर्व भी भारत में अनेक राजनीतिक विचारक हुए, जिनमें बृहस्पति, भारद्वाज और वात व्याधि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख भी किया है। अगला प्रश्न है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। ये कथन किसका है? तो ये कथन मनु का है। दोस्तों, राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत के दैवी सिद्धांत के अनुसार राजा किसी भी गलती के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ है तो वो ईश्वर के समक्ष पाप का भागी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जिसमें से कहा गया कि गांधी जी की सत्याग्रह का साधन नहीं था, यह हिंसक कार्य जो है ऑप्शन नंबर डी। गांधी जी के सत्याग्रह के साधन के रूप में हिंसक कार्य शामिल नहीं है। सत्याग्रह के दौरान उपयोग में लाए गए साधन निम्नलिखित हैं: असहयोग, सबने अवज्ञा, उपवास और सामाजिक बहिष्कार, धरना प्रदर्शन, हड़ताल और हिजरत। निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 2 3 4, यानी इसमें से चारों हैं: न्यायिकता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय। ये सभी जो हैं गांधी दर्शन से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी ने 1937 में नई तालीम की योजना प्रस्तुत किया। इसे वारदा योजना या
बुनियादी शिक्षा तथा बुनियादी तालीम भी कहा जाता है। कितना? 1937 ईस्वी में तालीम की नई योजना प्रस्तुत की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सी विशेषता हमारी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सत्ता। राजनीति में गांधीवादी मॉडल में सत्ता की राजनीति के लिए कोई साधन नहीं है। गांधी जी की नीति थी धर्म के को राजनीति के साथ मिलाते हुए राजनीति को मानवता की सेवा का साधन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? तो इसमें चार ऑप्शन है। गांधी जी के जो विचार थे वो हमारे निकट थे, जैसे कि चार ऑप्शनों में से करेक्ट दार्शनिक जो अराजकतावादी हैं ये इसके निकट थे गांधी जी के। राज्य के संबंध में गांधी जी के विचारक दार्शनिक अराजकतावादी थे क्योंकि गांधी राज्य विरोधी थे। वे मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान एक राज्यविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों के आधार पर राज्य का विरोध करते थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, यह बात किसने कही है? तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक ट्रुथ इज गॉड में लिखा था कि परमात्मा सत्य और असत्य ही परमात्मा है। इसका करेक्ट आंसर भी गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो यह 4 दिन की चांदनी जो है आधुनिक सभ्यता में, यह बात भी गांधी जी ने कही। गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हुए कहा कि यह 4 दिन की चांदनी है। भौतिक संसार एवं इसकी चमक दमक जो है वो नश्वर है। सांसारिक जीवन में उन्नति के आध्यात्मिक जीवन का तिरस्कार करना एक बुद्धिमानी नहीं है। गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता का विरोध इसलिए नहीं किया है कि वह पाश्चात्य वैज्ञानिक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो सत्याग्रह अस्त्र का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ इस अस्त्र का प्रयोग कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, निम्न में से किसने सत्याग्रह अपनाया? तो वो भी एक सत्याग्रह किसने अपनाया? गांधी जी ने अपनाया। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। अहिंसा के माध्यम से सत्य की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह अपनाया था। और इसी संदर्भ में गांधी जी का कहना है कि अपने विरोधियों को दुखी बनाने का, ये पूरी जो लाइन है वो आप लोग देख लें। 1936 में किसने कहा कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? तो यह कही है महात्मा गांधी ने कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। गांधीवाद के नाम से संबोधित किया गया, परंतु इस शब्द में कोई उन्हें स्वयं की आपत्ति नहीं थी। इनके अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो देखते हैं। गांधी इरविन समझौते के बाद सार्वजनिक सभा में गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा रहेगा। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन मुख्य रूप से अपनी दो पुस्तकों जैसे हिंद स्वराज तथा अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ में किया था। गांधी जी की रचनाएं थी शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर, सर्वोदय आदि। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र था। भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु पत्रों का संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? तो महात्मा गांधी के आश्रम का नाम था फिनिक्स। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का आश्रम था फिनिक्स के नाम से, जो कि 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की गई थी, जबकि 1910 में जोहान्सबर्ग टोल ने इसकी स्थापना टोल टोल्टाय फॉर्म की स्थापना की गई थी। कब? 1910 में। धर्म की धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है, ये है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। यह बात भी एम के गांधी का है।
गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धर्म और राजनीति के सम्मेलन पर बल दिया। उनका कहना था कि धर्म भी राजनीति का एक मौत का फंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन को ए और दूसरे कथन को कारण आर से समझाया गया है, इनके सही उत्तर चयन करना है। ए में कहा है कि गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे, और आर में उनके अनुसार अपवित्र साधनों के उद्देश्य प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं। तो ए और दोनों ही सही है और दोनों की सही व्याख्या करते हैं। साधनों की पवित्रता में विश्वास करते हुए गांधी जी ने मार्क्सवादी एवं फांसीवादियों का विपरीत यह माना है कि सात साधनों के औचित्य को नहीं बल्कि सात साधनों के औचित्य का निर्धारण करते हैं, और एक डॉक्टर के रूप में यदि गलत साधनों का प्रयोग करते हैं तो मरीज की दशा आवश्यक और शोचनीय हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जयप्रकाश नारायण के किस विचार में भारत में एक बड़ा जन आंदोलन और आपातकालीन लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है समग्र क्रांति, ए नंबर। जयप्रकाश नारायण भारतीय समाजवाद के अग्रणी प्रवक्ता थे। इन्होंने अपने विचार अपनी पुस्तक व्हाई सोशलाइजेशन तथा टूवर्ड्स स्ट्रगल में व्यक्त किया है। व्हाई सोशलिज्म जो है उसमें यानी समाजवाद के लिए उन्होंने भारतीय समाजवाद को एक अग्रणी प्रवक्ता माना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो वो थे संपूर्ण क्रांति के, यानी ऑप्शन नंबर बी। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में इन्होंने इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। संपूर्ण क्रांति के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों में व्यापक परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखा। आगे देखते हैं। लक्ष्य रखा था। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आचार्य कृपलानी, एम.एन. राय, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो सही उत्तर दोस्तों आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि सर्वोदय को जन समाजवाद जयप्रकाश नारायण ने कहा है, और इसमें दल विहीन राजनीतिक प्रक्रिया का समावेश होगा। इस तंत्र में जनता की सीधी भागीदारी होगी, सत्ता के सभी केंद्र धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और अंततः बल प्रयोग आधारित राज्य का वास्तविक लोप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी के अहिंसा सिद्धांत के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सही है? अपने उत्तर का चयन इन 4 कोटों में से करना है। ये निष्क्रियता नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका मूल सिद्धांत सत्य है, सही है। ये कमजोरों का शस्त्र है, ये सही नहीं है। ये जन सहभागिता का साधन है। तो 1, 2 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1, 2 और 4 कथन सही हैं। ये और आप जान लीजिए कि ये एक सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी अहिंसक आंदोलन जन सहभागिता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, प्रन्यास सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप थियरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया आपको बताना है। तो सही उत्तर प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है ये पूंजीपतियों द्वारा स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी न मानकर उसको संरक्षक मानना चाहिए, गांधी जी का कहना था। गांधी जी के अनुसार धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक जमीन जायदाद कारखाने आदि का स्वामी न समझें, इसे समाज की धरोहर माने, इसका प्रयोग अपने लाभ के लिए न कर समाज के कल्याण के लिए करें। और गांधी जी का ये सिद्धांत अपरिग्रह के विचार पर आधारित है। अपरिग्रह का अर्थ है कि मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकताओं से अधिक किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पर विश्वास किया है? सत्ता राजनीति, साधनों की विशुद्धता, राज्य एकाधिकार या योजना और भारी उद्योग। तो सही उत्तर साधनों की विशुद्धता या पवित्रता पर। दोस्तों याद रखिएगा, साधनों की विशुद्धता के संबंध में गांधी जी का कहना था कि गलत रास्ते का चुनाव कर आप अभिष्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। सही लक्ष्य का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसी के अनुरूप साधनों की विशुद्धता या पर्याप्तता भी आवश्यक है। कौटिल्य
मैकियावेली, मार्क्स आदि के विपरीत गांधी जी का दर्शन एक नैतिक दर्शन है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर विश्वास करते थे। गांधी जी कहा करते थे कि साधन और साध्य एक दूसरे से चोली दामन की तरह जुड़े हैं और एक की अपवित्रता दूसरे को भी नष्ट कर देती है। गांधी जी कौटिल्य के इस कथन से सहमत नहीं थे कि साध्य ठीक होना चाहिए, साधन चाहे कैसे भी हों। उनकी दृष्टि में साधन ही साध्य का निर्माण करते हैं। गांधी जी के शब्दों में साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान। जिस प्रकार वृक्ष और बीज में संबंध है, उसी प्रकार साधन और साध्य में। गांधीवाद का साधनों का पवित्रता का यही विचार उसे मार्क्सवाद से भिन्न करता है। जहां साधनों की पवित्रता पर आग्रह करके गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण की ओर महानतम पग उठाया, वहां मार्क्सवाद साध्य साधनों का औचित्य है, न कि धारणा का प्रमुख समर्थक। अगला प्रश्न है, गांधी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये सही नहीं है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। दोस्तों, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसके हृदय को जीतना है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही का सबसे बड़ा अस्त्र अहिंसा है। वो विरोधी की हिंसा का जवाब कष्ट सहकर देता है, इसलिए सत्याग्रही विरोधी का हृदय परिवर्तन करके असत्य मार्ग पर चलने से रोक देता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने विचारों को किस आधार पर प्रकट किया है? तो सही उत्तर प्रयोग। देखिए, गांधी जी को कोई भी सत्य तब तक स्वीकार्य नहीं था जब तक उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर लेते थे। अपने संस्मरणों को उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग शीर्षक से जो है अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे? व्यावसायिक शिक्षा, मूल शिक्षा, समाजवादी शिक्षा या उदारवादी शिक्षा? तो सही उत्तर मूल शिक्षा। 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे शिक्षा सम्मेलन में अपनी मूल शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की, जिसमें मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित शिल्प शिक्षा का प्रावधान था। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृत के नज़दीक थी, साथ ही सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? तो सही उत्तर न्यासधारिता। दोस्तों, यहाँ पर गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प न्यासधारिता या प्रन्यास है। दोस्तों, गांधी जी का न्यासधारिता का सिद्धांत व्यक्तिगत संपत्ति का निषेध करना, जो कि समाजवाद की आधारभूत धारणा के समकक्ष है। न्यासधारिता के अंतर्गत पूंजीपतियों को संपत्ति का न्यासी माना गया है, न कि स्वामी या मालिक। वे इस संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के दृष्टिकोण से करेंगे। अगला प्रश्न है, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है। वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है। भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का पहला केंद्र महाराष्ट्र बना। पूना जिले के चितपावन ब्राह्मणों में सबसे पहले स्वराज्य प्राप्ति के प्रति प्रेम की उग्र भावना का विकास हुआ। तिलक, जो कि स्वयं चितपावन ब्राह्मण थे, 1893 में गणपत महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया, जो कि महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना के विकास का कारण बना। तिलक ने कहा, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। इन्हीं सब कारणों से लंदन टाइम्स के संवाददाता और इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के लिए सजा हुई। तिलक एकमात्र प्रसिद्ध ऐसे राष्ट्रीय कांग्रेसी नेता थे जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने और पूना में 22 जून 1897 की रात को हीरक समारोह से लौटते समय पूना प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड तथा उनके साथी लेफ्टिनेंट एमर्स्ट की हत्या दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर बंधुओं ने कर दी और भारत में यूरोपवासियों की ये पहली राजनीतिक हत्या थी। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे या हम इसे लेकर रहेंगे, ये कथन किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन
कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। तिलक ने स्वराज की धारणा को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम बनाया। उन्होंने स्वराज की स्पष्ट शब्दों में व्याख्या की। 1916 की लखनऊ कांग्रेस में तिलक ने भारतीयों को मंत्र दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। दोस्तों, तिलक ने स्वराज को एक राजनीतिक आवश्यकता नहीं बताया, वरन नैतिक आधार पर इसका समर्थन किया है। और उनके अंतिम शब्द थे, यदि स्वराज न मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। स्वराज हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। और 1916 के लखनऊ कांग्रेस में तिलक ने भारतीयों को ये मंत्र दिया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत और विचारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था? आप सब देखिए, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो सही उत्तर गोपाल कृष्ण गोखले ये अतिवादी नहीं थे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में उग्र राष्ट्रवादियों का प्रभुत्व रहा, जिन्हें गरमपंथी या अतिवादी या एक्सट्रीमिस्ट भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल तथा अरविंद घोष शामिल थे। गोपाल कृष्ण गोखले अतिवादी समूह के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के इस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो सही उत्तर अवार्डी अधिवेशन 1955। दोस्तों, कांग्रेस के अबाडी अधिवेशन 1955 में नेहरू की प्रेरणा से समाज के समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है आपके मैस्लो, मैकग्रेगर, आर लिकर्ट या हर्जबर्ग। तो सही उत्तर हर्जबर्ग। दोस्तों, टू फैक्टर थियरी या द्वितत्वीय सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने किया था और हर्जबर्ग के अनुसार कर्मचारी उपलब्ध अनुरक्षक तत्वों के प्रति संतुष्ट रहते हैं और उनमें किसी तरह की वृद्धि से प्रेरित नहीं होते, जबकि कमी से हतोत्साहित होते हैं। अगला प्रश्न है, डेविड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीति विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? जिसमें इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे में देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसका करेक्ट आंसर है एक सदनतवाद, यानी ऑप्शन नंबर डी। एप्टर ने अपनी कृति द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन में एक सदनतवाद की राजनीतिक विश्लेषण की परंपरा में शामिल नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो राम मनोहर लोहिया जो समर्थक थे वो थे विकेंद्रीकृत यानी समाजवाद के। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब रखें और बेल आइकन प्रेस रखें, जैसा कि हमारे द्वारा जो वीडियो अब यहाँ से प्रेषित किया जाएगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।